का नाम एक लाल है, जैसा ही रंगो रूप है वैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। हफ्ते का पहले मनी सेंट्रल में आपका बहुत स्वागत है। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। पहले मनी सेंट्रल में सबसे बड़ी खबर कौन सी, जिस पर विस्तार से चर्चा होगी आज? शुभम, मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। आज पूरे दिन सुबह से लेकर बल्कि शुक्रवार के बाद से पूरी दुनिया के वित्तीय बाजारों में, बजटों में काफ़ी हलचल है। हलचल इस वजह से है क्योंकि अमेरिका में फेडरल रिजर्व के मुखिया ने बड़ी दो टूक बात कही है और जो दो टूक बातें कही उनका असर हमें पूरी दुनिया के बाज़ारों पर दिखाई दे रहा है। रुपया 80 को पार कर गया है, भारतीय शेयर बाजार में गिरावट है। अमेरिका का फेडरल रिजर्व क्या करने वाला है, वो जो करेगा उसका असर हमारी आपकी ज़िंदगी पर और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर क्या होगा, इसे हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इससे रिजर्व बैंक, रुपया, भारत के बजट, इसकी बहुत सारी गतिविधियों पर असर पड़ेगा। और ये आज की सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और जिस दो टूक ढंग से अमेरिका के फेडरल रिजर्व के मुखिया ने बात की है महंगाई और ब्याज दरों को लेकर, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी कई ज़रूरी खबरें हैं, खासतौर पर कुछ खबरें भारत में खेती से, गेहूं से, आटे से और चावल से जुड़ी हुई भी हैं, जिनके बारे में आपको बताएंगे शुभम। तो कौन सी वो खबरें हैं जिन पर आज चर्चा होगी, जो मनी सेंट्रल में मुद्दे हैं, उसके लिए आप देखिए ये ऑन द शो। शुरुआत होगी, क्या चावल के निर्यात पर भी लगेगी पाबंदी? पोर्ट पर पड़ा कोयला क्यों नहीं उठा रही बिजली कंपनियां? क्या त्योहारी सीजन में गांव से निकलेगी मांग? रुपया 80 पार, आगे क्या होगा? अमेरिका और रूस, किसके साथ खड़ा होगा भारत? और आईएमएफ के पैकेज से पाकिस्तान को कितनी राहत मिलेगी, क्योंकि जो राहत मिल रही थी उससे पहले और बड़ी आफत पाकिस्तान के दरवाजे पर खड़ी है। हम पहले खबर की बात करें, पहली खबर पर मैं आपको डिटेल्स बताऊं, उससे पहले आपको एक खास शो के बारे में बताता हूं। इस बार अगर आप कोई शो देखना चाहते हैं, मनी 9 के मोबाइल ऐप पर तत्काल डाउनलोड कीजिए और देखिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले हफ्ते दो रिपोर्ट्स ने बड़ी चर्चा में रही और बहुत सुर्खियां बटोरी। वो दो रिपोर्ट्स थी अदानी ग्रुप पर। अदानी ग्रुप की ये रिपोर्ट्स ये बताती थी कि कंपनी कर्ज में है और इनको देखने की ज़रूरत है, इनके कर्ज पर निगाह रखने की ज़रूरत है। इसके बाद एक आम निवेशक क्या जानना चाहता है? अदानी के शेयर खरीदें, नहीं खरीदें? अगर खरीद रखें तो होल्ड करें, बेच दें? अगर नहीं खरीदें तो क्या बेचकर सौदे बनाए जा सकते हैं? ये सब सवाल, आपके जितने भी मन में सवाल हैं अदानी ग्रुप की उन 6 कंपनियों को लेकर जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं, लिस्ट हैं, यहां दो एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह और वीके नेगी आपको ये बताएंगे कि अदानी ग्रुप की इन कंपनियों पर आपकी स्ट्रेटजी क्या हो, कैसे आपको मुनाफा मिलेगा। ऐसे और बहुत सारे एक्सक्लूसिव शो भी हमारे मोबाइल ऐप पर तैयार हैं, सजे हैं। आप तत्काल मनी 9 का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर ये देख सकते हैं। शो है बेच दिया जाए या होल्ड किया जाए। फॉर्मूला गुरु तत्काल देखिए, ऐप को तुरंत डाउनलोड कीजिए। अब पहली खबर, सरकार ने पिछले हफ्ते गेहूं आटे के निर्यात पर प्रतिबंध का जो फैसला लिया था उसमें सूजी और आटा भी शामिल है। प्रतिबंध को लेकर शुक्रवार को सरकार की तरफ से जारी की गई इस अधिसूचना में आटे के अलावा सूजी और मैदा को भी शामिल किया गया। हालांकि सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि जरूरतमंद गरीब देशों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए आटा, सूजी और मैदा के लिए उनकी मांग को पूरा किया जाएगा। उधर खबरें यह भी हैं कि सरकार 100% ब्रोकन चावल के निर्यात पर अंकुश लगा सकती है। जी हां, इस साल देश के कई राज्यों में धान की खेती घटी है, जिस वजह से चावल के उत्पादन में कमी आ सकती है। यही वजह है कि निर्यात पर अंकुश की खबरों को हवा मिल रही है। सर, आटे के बाद मैदा, सूजी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार के ऊपर कितना दबाव है ये आटे की कीमतों को लेकर, गेहूं की कीमतों को लेकर? शुभम, गेहूं की कीमतों की महंगाई अब जिस स्थिति में है वो महंगाई के आंकड़े को तो जैसे प्रभावित करेगी ही, लोगों की जेब को और थाली को सीधे प्रभावित कर रही है। जो आज जब हम इस शो पर आ रहे थे उससे पहले जब हमने बाजार में कीमतें चेक करने की कोशिश की तो करीब 2460-2470 रुपये क्विंटल के हिसाब से गेहूँ की कीमत है बाजार में, 25 रुपये के आसपास से, और 34 से 35 रुपये प्रति किलो का आटा है सामान्य स्थिति में। और ये गेहूँ की पिछले कई सालों में
में भारत में सबसे महंगी कीमत है और सबसे महंगी आटे की भी कीमत है। सरकार ने अपनी सारी कोशिशों के बावजूद गेहूं की कीमतों को थामने में कामयाबी हासिल नहीं की है। जो नए फैसले, ताज़े फैसले किए गए हैं, अब वो गेहूं के उत्पादों को लेकर है। आटे पर इतना दबाव क्यों है? क्योंकि जब से मई में गेहूं पर के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है, शुभ, हमारे पास आंकड़े हैं कि ऑलमोस्ट हर महीने 1 लाख टन आटा भारत से निर्यात हो रहा है। 1 लाख टन आटे का निर्यात भारत से बाहर हो रहा है। ये वही गेहूं है जो भारत में उपलब्ध है और इसलिए बाजार में आटे की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप केवल अप्रैल जुलाई के हिस्से में ही देखें तो भारत के आटे का एक्सपोर्ट करीब करीब 200% बढ़ा है। और जब भारतीय बाजार में आटे की मांग निर्यात के लिए बहुत ज़्यादा है तो उसे रोके बिना कीमतों में कमी नहीं की जा सकती। सरकार प्रत्यक्ष रूप से कीमतें नहीं साध सकती, लेकिन परोक्ष रूप से जितनी कोशिशें हैं वो हमें गेहूं और गेहूं के उत्पादों के तौर पर दिखाई दे रही, और इसलिए आटे के प्रतिबंध को मैदा और अन्य गेहूं उत्पादों पर भी बढ़ाया गया है। लेकिन इसके बाद भी जो कमी है गेहूं की उपज में और गेहूं की आपूर्ति में, उसे पूरा होने की गुंजाइश कम दिखाई देती है। इस कोशिश के बाद एक चीज़ तो तय है शुभम, कि भारतीय बाजार में नई फसल आने तक, अगले साल गेहूं आने तक, गेहूं और आटे की कीमतों में कमी होने की कोई गुंजाइश फिलहाल अभी नहीं दिखाई देती है। भले ही सरकार इसके निर्यात रोकने की कितनी भी कोशिशें कर ले, अब इंतजार इस बात का रहेगा कि गेहूं की कीमतों का एमएसपी किस लेवल पर आता है। सर, चावल की बात करें, चावल में भी आपको क्या ऐसी स्थिति बनती दिख रही है कि निर्यात पर प्रतिबंध की नौबत लग जाएगी? चावल में फिर चावल की भी समस्याएं शुरू हो रही हैं धीमे धीमे। खरीफ की बुवाई का रकबा गिरा है, जिसे हम बार बार आपको बता रहे हैं। भारत ने 2021 में करीब 21.5 मिलियन टन के आसपास राइस का एक्सपोर्ट किया था और भारत चावल के बड़े निर्यातकों में से है, जिसमें से 3.6 मिलियन टन का एक्सपोर्ट ब्रोकन या टूटे हुए राइस का था। भारत 5% और 25% टूटे हुए चावल का निर्यात करता है। अचानक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खासतौर से चीन से टूटे हुए चावल की डिमांड तेजी से बढ़ी। चीन में सूखे के कारण कैटल फीड के लिए या पशुओं के चारे के लिए चावल की मांग आई है, ऐसा बाजार से हमें जानकारी मिल रही है। चाइना भारत ब्रोकन राइस का सबसे बड़ा बायर है। इसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज में सेनेगल और जिम्बाब्वे भारत से टूटा हुआ चावल खरीदते हैं और इसलिए कोशिश की जा रही है कि फिलहाल सरकार के पास प्रस्ताव विचाराधीन है कि कम से कम पूरे समूचे चावल के निर्यात पर नहीं, टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे कि बाजार में कुछ तो मांग में या अंतर्राष्ट्रीय मांग में कमी आए। लगभग जो प्राइस डिफरेंस है वो 100% और 5% ब्रोकन चावल के बीच $15 पर टन के आसपास का प्राइस डिफरेंस है, जो आंकड़े हमको बताते हैं। अब भारत से अगर हम ब्रोकन या टूटे चावल के निर्यात पर आने वाले समय में प्रतिबंध देखते हैं तो इसका असर फिर हमें चावल के बाजार में कीमतों पर दिखाई देगा और चावल की कीमतों पर जो दबाव बना हुआ है वो शायद आने वाले समय में और बढ़ेगा। अगली खबर, राष्ट्रीय श्रम संस्थान और भारतीय जन प्रशासन संस्थान की स्टडी में पता चला कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के तहत सिर्फ 20% कर्मचारियों को ही अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने का मौका मिलता है। बाकी बचे 80% को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद नौकरी गंवानी पड़ती है। सर, ये स्टडी जो सर्वे आया है क्या क्या बताता है, क्या इसके हाइलाइट्स हैं? शुभम, हम लोगों ने इकोनॉमिकम में विस्तार से भारत के रोजगार बाजार का जो कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन हो रहा है, जो इनफॉर्मलाइजेशन हुआ, उस पर चर्चा की थी और ये स्टडी उस पूरी चर्चा को सपोर्ट करती है। और ये स्टडी बताती है कि भारत का जो पूरा का पूरा रोजगार बाजार है उसमें फॉर्मलाइजेशन तो ख़त्म ही हो गया है, कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन में भी अधिकांश लोग कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, उनकी जगह दूसरे लोग नौकरी करने या काम करने आ जाते हैं और शायद कंपनियों को ज़्यादा कम कीमत पर या कम वेजेस पर बेहतर श्रम शक्ति मिलती है और इसलिए बाजार से जिन लोगों के पास अनुबंध है उनके अनुबंध निकल जाते हैं और इसलिए नंबर काफ़ी बड़ा है कि केवल 20% के आसपास ही कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होते हैं, यानी 80% के आसपास लोगों को जॉब मार्केट से बाहर जाना पड़ता है। और ये प्रक्रिया सिर्फ स्किल्ड या अनस्किल्ड लोगों में नहीं है, इवन ग्रेजुएट्स में भी है। जो ग्रेजुएट लेवल के भी एम्प्लॉयमेंट हैं, ग्रेजुएट से ऊपर के एम्प्लॉयमेंट हैं उसमें भी ये स्थिति है। और ये भारत के रोजगार बाजार का एक विद्रूप चेहरा है कि एक तो अनुबंध पर आधारित नौकरियां बढ़ रही हैं, अधिकांश अनुबंध के जॉब्स में कोई सोशल सिक्योरिटीज़ नहीं है, और दूसरी चीज़ है कि अनुबंध का या कॉन्ट्रैक्ट्स का रिन्यूअल भी लगातार कम होता जा रहा है क्योंकि बाजार में लेबर की ओवर सप्लाई है और इसलिए जो नए श्रमिक या नए रोजगार लेने वाले लोग आ जाते हैं उन्हें शायद बेहतर कीमत पर या कम कीमत पर कंपनियां हायर करती हैं।
सरकार की तरफ से कोयला आयात पर सख्ती के बाद कई बिजली कंपनियों ने कोयला विदेशों से आयात कर तो लिया, लेकिन अब उन्हें उठा नहीं रही। देश के कई बंदरगाहों पर 30 टन से ज़्यादा कोयला, 17 अगस्त तक की ये रिपोर्ट है, 30 टन से ज़्यादा कोयला पड़ा हुआ है जिनको कंपनियां नहीं उठा रही हैं। सर, पहला सवाल, ये कोयला आयात किसने किया? अनोखी स्थिति है शुभम, ये बड़ा अजीब सी स्थिति है। अगर आप याद करें तो भारत की सरकार मार्च से बिजली घरों पर, बिजली राज्यों पर, बिजली कोयला उत्पादित करने वाली, कोयला लाने वाली कंपनी कोल इंडिया पर, निकालने वाली कंपनी कोल इंडिया पर, और बिजली उत्पादन कंपनी करने वाली एनटीपीसी पर, सब पर दबाव बना रही थी कि देश में कोयले का आयात होना चाहिए क्योंकि बिजली की कमी और बिजली संयंत्रों के पास कोयला कम है। यहाँ तक कि 10% की ब्लेंडिंग का, इंपोर्टेड कोल की 10% की ब्लेंडिंग की शर्त भी बिजली घरों पर लगाई गई। अब जब ये कोयला पड़ा हुआ है तो इस कोयले को कोई उठाने को तैयार नहीं है। वजह उसकी यह है कि इस कोयले की कीमत इतनी ज़्यादा है कि बिजली उत्पादन कंपनियां और बिजली वितरण कंपनियां उस कीमत की बढ़ोतरी को अपनी दरों में शामिल नहीं कर सकती। इसमें 73% स्टॉक एनटीपीसी का है, जो एनटीपीसी ने अपने उत्पादन के लिए खरीदा और वो पड़ा हुआ, ऐसी खबर आ रही है। इसके अलावा राज्य सरकारों का और की तरफ से भी आयात किया गया कुछ कोयला है जो यहाँ पड़ा हुआ है। कुछ और बिजली कंपनियां, प्राइवेट बिजली कंपनियां हैं, वो भी कोयला इंपोर्ट कर रही हैं। दुविधा सबसे बड़ी यह है कि इस कोयले को इंपोर्ट करके पोर्ट पर मंगा लिया गया है, पर इसको खरीद कर अपने उत्पादन में या बिजली उत्पादन में लाया जाना तब संभव है जब सरकार डिस्कॉम्स को कीमतें बढ़ाने की, बिजली दरें बढ़ाने की और कोयले की बढ़ी हुई लागत को बिजली दरों में शामिल करने की छूट देगी। और इसको लेकर हम पिछले 3 महीने से लगातार काफ़ी जद्दोजहद देख रहे हैं। कुछ राज्य सरकारें तैयार हैं, कुछ राज्य सरकारें नहीं तैयार हैं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से छूट भी दे दी गई थी कि कंपनियां ग्रेजुअली जो उनकी बढ़ी हुई एनर्जी की कॉस्ट है, कोयले की लागत है, उसे पास ऑन कर देंगी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। कोयला मंत्रालय की तरफ से भी इस बात में संकेत आए हैं कि वो इस परिस्थिति पर करीब से निगाह रख रहा है। लेकिन ये अजीब परिस्थिति है कि कोयला आयात किया जाता है और वो बंदरगाह पर पड़ा है, उसे उठाया नहीं जा रहा है, जबकि भारत के बिजली घरों के पास कोयले की कमी है। सर, ना उठाने की एक सिंपल वजह यही है कि बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। सबसे बड़ी वजह यही है बिजली, क्योंकि कोयले की प्राइस का डिफरेंशियल इतना ज़्यादा है कि बिजली कंपनियां सबसे पहले सरकार से या डिस्कॉम से गारंटी चाहती हैं। और मैं एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी कि 2 लाख करोड़ के आसपास की बकायदारी वैसे भी बिजली उत्पादन कंपनियों पर डिस्कॉम्स की बनी हुई है। डिस्कॉम्स को वो पैसा बिजली उत्पादन कंपनियों को चुकाना है, और इसलिए अभी तक पूरा का पूरा जो पेमेंट साइकिल है बिजली उद्योग का, वही नहीं सुलझा है। बीच में तो ये स्थिति हुई थी कि पावर एक्सचेंज से खुली बिजली खरीदने के लिए राज्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था उनकी बकायदारी चुकाने के लिए। पिछले सप्ताह जब कुछ राज्यों ने वो पैसा वापस चुकाया है पावर एक्सचेंज को, तब उन्हें कम से कम खुले बाजार से बिजली खरीदने की छूट दी गई। तो ये भी एक और नमूना है भारत में बिजली क्षेत्र में जो परिस्थिति उसमें दिखाई देता है कि केंद्र सरकार कोयला आयात करा देती है, पर उसकी खपत करने वाले जो बिजली घर हैं उस कोयले को पोर्ट से उठाते भी नहीं। मॉनसून की वापसी की खबरें आने लगी। अब कंपनियों की, अब देश की अर्थव्यवस्था की सारी उम्मीदें टिकी हैं ग्रामीण मांग पर, और ग्रामीण मांग पर इसलिए क्योंकि अब त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। त्योहारी सीजन कंपनियों के लिए सबसे अच्छे दिन माने जाते हैं बिक्री के हिसाब से, लेकिन क्या इस बार गांव से वो डिमांड मिलेगी जिसका इंतजार है? देखिए मनोज शर्मा की ये स्पेशल रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के राम आसरे 2 महीने पहले फसल लगाकर गांव से शहर आए थे। फसल का हाल जानने के लिए भाई को फोन किया और साथ में ये भी बताया कि फसल कटाई पर गांव लौटेंगे, लेकिन भाई ने बताया कि बरसात की कमी से फसल खराब हो गई है। ऐसे में गांव आने की जरूरत नहीं है और उनके लिए भी शहर में काम ढूंढे। यूपी के फर्रुखाबाद में इस साल औसत के मुकाबले 80% कम बरसात हुई है, लेकिन ये समस्या किसी एक जिले की नहीं, राज्य के 75 में से सिर्फ 10 जिलों में सामान्य बारिश है। 64 जिलों से मानसून रूठा हुआ है, और यूपी ही क्यों, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का भी यही हाल है। और इन सभी राज्यों में लाखों लोग ऐसे होंगे जिनकी कहानी फर्रुखाबाद के राम आसरे से मिलती है। खरीफ फसलों का घटा हुआ रकबा इसकी गवाही भी दे रहा है। धान हो, दलहन हो या तिलहन, सभी की खेती पिछले साल से घटी है। मॉनसून की बरसात के बिगड़े संतुलन और खरीफ की खेती में आई कमी ने उन सभी कंपनियों के लिए चिंता बढ़ा दी है जो ग्रामीण मांग के सहारे अपनी सेल बढ़ाने की सोच रहे थे।
एफएमसीजी, पेंट, ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल ऐसे सेक्टर हैं जिनके कारोबार का बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण मांग पर टिका है। लेकिन कुछ राज्यों में बहुत कम और कुछ में बहुत ज्यादा बरसात ने खरीफ उत्पादन घटने की आशंका को बढ़ा दिया है, जिसका असर ग्रामीण आय और मांग पर पड़ेगा। बीते रबी सीजन के दौरान भी गेहूं की पैदावार में कमी आई। गेहूं का दाम बढ़ने के बावजूद किसानों को फायदा नहीं हुआ, उल्टे गांव में मांग घट गई। टू व्हीलर्स और एफएमसीजी प्रोडक्ट की सेल अभी तक कोरोना से पहले वाले दौर में नहीं आई है। बीते जुलाई में टू व्हीलर्स बिक्री की तुलना अगर 2019 की जुलाई में हुई सेल से करें तो बिक्री 28% कम है। नीलसन के आंकड़े बताते हैं कि जून तिमाही के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में एफएमसीजी प्रोडक्ट की डिमांड 2.4% घटी है। रेटिंग एजेंसी इकरा की रिपोर्ट कहती है कि सितंबर और दिसंबर तिमाही के दौरान देश में ज्वेलरी की मांग में 8 और 15% गिरावट आ सकती है। ये सभी सेक्टर ऐसे हैं जिनके कारोबार का भविष्य ग्रामीण मांग पर टिका होता है। अगर गांव में कमाई बढ़ेगी तो ऑटो, एफएमसीजी प्रोडक्ट, पेंट और ज्वेलरी की मांग बढ़ेगी। लेकिन इस बार मॉनसून के बिगड़े संतुलन ने इन सभी सेक्टर्स के सामने चुनौती खड़ी कर दी है और ये चुनौती देश की इकोनॉमी पर भी भारी पड़ सकती है। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। शुक्रवार को अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल की स्पीच के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली। आज इसका असर भारत के शेयर बाजारों पर मिला, इसका असर भारत के मुद्रा बाजार पर मिला। डॉलर के मुकाबले रुपया 80 का लेवल एक बार फिर पार कर गया। आखिर ऐसा क्या कहा फेड के चेयरमैन ने, उसका क्या मतलब है, ये सब कुछ हम समझेंगे अपनी इस चर्चा में। सर, पहला सवाल, जेरोम पावेल ने ऐसा क्या कहा और उसका क्या मतलब है? अगर आप जेरोम पावेल की पूरी जो जैक्सन होल की पॉलिसी स्पीच थी उसे एक एक हिस्से करके पढ़ें और वो कितनी महत्वपूर्ण और बड़ी स्पीच थी और उसके तत्काल बाद दुनिया के शेयर के बाज़ारों में 78 अरब डॉलर की संपत्ति साफ हो गई। दुनिया के एक्सचेंजेस में बड़ी गिरावट आई। इसकी वजह क्या थी? आमतौर पर अगर हम अमेरिकी स्टॉक मार्केट की वित्तीय भाषा में कहें, जिसका इस्तेमाल हम भारत में नहीं करते हैं, तो एक तरह से जेरोम पावेल ने अमेरिका के स्टॉक मार्केट और निवेशकों से कहा कि डोंट मेस विद फेडरल रिजर्व के साथ ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश ना की जाए। फेडरल रिजर्व की सबसे बड़ी वरीयता महंगाई है और उससे वो किसी तरह से पीछे नहीं हटेगा। फेडरल रिजर्व के किसी चेयरमैन का हाल के वर्षों में इससे ज़्यादा हॉकिश स्टेटमेंट नहीं आया। इतना हॉकिश लोगों ने किसी समय में पॉल वॉलकर को देखा था। जेरोम पावेल ने साफ साफ कहा कि महंगाई पर की दर अभी भी बहुत ऊंची बनी हुई है। उनके पास जो भी उपलब्ध साधन होगा उस साधन से वो ब्याज दरें कम करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने बाजारों को ये संकेत देते हुए ये भी कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में कुछ तकलीफ होगी, पेन होगा और उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसके साथ एक तरह से जो बात हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के मिनट्स में समझने की या एफओएमसी के मिनट्स में समझने की कोशिश करते थे, उसे खोलकर जेरोम पावेल ने अपने इस भाषण में बता दिया कि आने वाले समय में ब्याज दरों में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि बीच में ये बढ़ोतरी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पुराने इतिहास से बताते हैं कि महंगाई में एक थोड़ी सी कमी आने पर अगर मौद्रिक सख्ती को बीच में छोड़ दिया जाए तो महंगाई दुगनी ताकत के साथ वापस लौटती है, जिस पर हम अपने मनी सेंट्रल में पहले भी चर्चा करते रहे। और उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि अगर महंगाई में थोड़ी बहुत 10, 20, 25 बेसिस पॉइंट की ऊपर नीचे कमी आती है तो इसका कोई असर फेडरल रिजर्व की ब्याज दर बढ़ाने की प्रक्रिया पर नहीं पड़ेगा। वो महंगाई को जब तक 2 से 3% का जो लेवल है उस लेवल तक नहीं ले आएगा तब तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता रहेगा। इससे ज़्यादा स्पष्ट, इससे ज़्यादा हॉकिश और इससे ज़्यादा क्लियर स्टेटमेंट अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से नहीं आने वाला था। उसका असर हमें पूरी दुनिया के बाजारों पर दिखाई दिया। सर, दुनिया भर के शेयर बाजार जो टूटे उसके पीछे वजह केवल ये थी कि ब्याज दरें और तेजी से बढ़ सकती हैं, या कोई और डर भी था? ब्याज दरें और तेजी से बढ़ने को लेकर बाजारों में 2 ग्रुप बने हुए थे शुभम। एक ग्रुप था, लोगों को लगता था कि दुनिया भर की सरकारें मंदी से डर जाएंगी, फेडरल बैंक मंदी से डर जाएंगे, क्योंकि अगर दुनिया में डिमांड कम होती है, डिमांड टूटती है तो सरकारों को दिक्कत होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, बेकारी बढ़ेगी। तो उनका मानना था कि अगर अमेरिका में महंगाई में थोड़ी सी कमी आती और जैसे ही महंगाई थोड़ी सी गिरती है
बाजारों से जब सवाल आने शुरू हो जाते हैं, ये टिप्पणियां आनी शुरू हो जाती, महंगाई पीक आउट हो गई, महंगाई पीक आउट हो गई। जेरोम पावेल ने कल अपने बयान में माना ही नहीं कि महंगाई पीक आउट हो गई। उनका कहना है कि ये तो ट्रेजेक्ट्री अभी बनी हुई है। तो ये माना जा रहा था कि अगर अमेरिका में महंगाई की दर में थोड़ी कमी आई और इसके आगे बढ़ोतरी नहीं होगी तो फेडरल रिजर्व मंदी से बचाने के लिए ब्याज दरों में कमी रोक देगा। लेकिन अब कल इस बयान के बाद जो दो कैंप थे, उनमें वो कैंप जो मानता है कि फेडरल रिजर्व जब तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी करके उसे उस लेवल तक नहीं ले जाएगा जहां तक महंगाई को कम किया जाए, तब तक उसे नहीं रोका जाएगा। यानी एक छोटी मोटी मंदी के लिए जेरोम पावेल ने दुनिया के बाजारों को तैयार करने का संकेत कल दिया और ये कहा है कि उन्हें तैयार रहना पड़ेगा और उसके लिए जो दर्द और तकलीफ सहनी पड़ेगी, जो पेन होगा, उस पेन के लिए आप तैयार रहिए। तो शेयर बाजारों के पास अब इसके आगे मीडियम टर्म में कोई बड़ा संकेत नहीं। और आज भी भारत के बाजारों से भी कुछ बड़े बैंकर्स ने इस बात को संकेत दिया कि अब बाजारों में तेज करेक्शन आने वाले समय में दिखाई देगा। तो अगर आप शेयर निवेशक हैं और जेरोम पावेल की स्पीच आपने ध्यान से सुनी तो आप ध्यान रखिए कि दुनिया के शेयर बाजार अब इस बात के लिए तैयारी करेंगे कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी। और एक और महत्वपूर्ण बात यह कि जेरोम पावेल के स्टेटमेंट को केवल दुनिया के शेयर बाजारों ने नहीं, दुनिया के बाकी देशों के सेंट्रल बैंक्स ने भी ध्यान से सुना है और देखा है। चाहे वो बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, चाहे वो यूरोप का सेंट्रल बैंक हो, या वो यूरोप के अन्य देशों के या ऑस्ट्रेलिया के बाकी देशों के सेंट्रल बैंक हो। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की स्पष्ट घोषणा और बढ़ते जाने की स्पष्ट घोषणा के बाद मुद्रा बाजार में भी काफ़ी हलचल है। डॉलर की मजबूती रहेगी, इस बात की तमाम संभावनाएं, उसका असर हमें आज भारत के मुद्रा बाजार पर भी दिखाई दिया। सर, मुद्रा बाजार पर ही अगला सवाल, रुपया 80 के पार निकल गया, अब आगे क्या? रुपये 80 के पार निकल गया और रुपए पर जो दबाव बना हुआ है वो दो तरह का है। हमने पिछली बार चर्चा की थी कि रुपए की गिरावट के पहले दौर के बाद भारत के शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों का जो निवेश लौटा था, शेयर बाजार में बढ़ोतरी दिखाई दी थी, उसका कोई असर हमें रुपए की सेहत पर नहीं दिखाई दिया। जेरोम पावेल की स्पीच के बाद डॉलर की मजबूती तो एक वजह थी ही, हमने ये भी देखा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 9 महीने की न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। पिछले हफ्ते जो आंकड़ा आया वो उसके बाद, और वो इसलिए हुआ क्योंकि रिजर्व बैंक ने डॉलर को 80 रुपए से नीचे रोकने के लिए बड़े पैमाने पर बाजार में स्पष्ट रूप से दखल दिया और यह माना जा रहा है कि वो दखल ही था जिसके कारण भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई। आज भी हमने देखा कि जैसे ही रुपए ने 80 का स्तर पार किया, बाजार से ये संकेत मिले कि रिजर्व बैंक ने फिर बाजार में डॉलर छोड़े हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी दुविधा है जो रुपए पर दबाव बना रही है। सरकार और रिजर्व बैंक के तमाम लोग प्रत्यक्ष रूप से सामने ज़रूर कहते हैं कि रुपए को अपनी कीमत, अपना स्तर हासिल करने दिया जाना चाहिए, उसमें दखल नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन ये जो 80 रुपए का स्तर है एक किस्म की मनोवैज्ञानिक बाधा सा बन गया है और जैसे ही रुपया 80 के करीब या 80 को पार करता आज पार किया है, रिजर्व बैंक ने काफ़ी निवेश बाजार में डॉलरों को छोड़कर किया है जिससे कि बाजार में डॉलर की मांग पूरी हो सके। लेकिन ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी ये देखना थोड़ा सा कहना मुश्किल है, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार में जितनी गिरावट हमें दिखाई दे रही है, करीब अगर आप ध्यान से देखें तो विदेशी मुद्रा भंडार जो फॉरेक्स रिजर्व है वो यूक्रेन क्राइसिस के बाद से $67 बिलियन कम हो चुका है और अपने ऑल टाइम हाई से $80 बिलियन टूट चुका है विदेशी मुद्रा भंडार। तो क्या अगर रुपए पर डॉलर की मजबूती का दबाव एक सीमा से अधिक रहा तो फिर भी 80 से ऊपर रुकने की कोशिश करेगा रिजर्व बैंक? क्या वो विदेशी मुद्रा बाजार का जो नॉर्मल डिमांड सप्लाई से सेटअप है उसके बीच में दखल करके वो विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचने की प्रक्रिया जारी रखेगा? ये एक किस्म की सेल्फ डिफीटिंग स्ट्रेटजी है। विदेशी मुद्रा भंडार जितनी तेजी से गिरेगा रुपया उतना ही ज़्यादा कमज़ोर होगा। और अब जबकि हमें अगले कुछ महीनों तक डॉलर इंडेक्स में बड़ी मजबूती दिखाई देनी है, रुपये को लेकर रिजर्व बैंक की दुविधा और बढ़ने वाली है। सर, रिजर्व बैंक पर ही मेरा अगला सवाल था। रिजर्व बैंक आगे करेगा क्या? जो ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला था, कुछ ऐसी खबरें अभी 1-2 हफ्ते पहले आई थी रेटिंग एजेंसी की तरफ से कि टर्मिनल रेट 6% से नीचे रह सकती है, वो सब अलग हो गई। अब यहाँ से और तेज आगे बढ़ेंगे। अब ये यहाँ से दूसरी बात शुरू होती है। तो रुपए पर जो जेरोम पावेल के और आने वाले समय में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का असर है, हमने देखा कि रिजर्व बैंक ने आमतौर पर अपने रेपो रेट की बढ़ोतरी में
अमेरिका के फेडरल रिजर्व को ट्रैक किया या उसके पीछे पीछे चलने की कोशिश की है। अब यहाँ फिर वही दुविधा है। हालांकि रिजर्व बैंक गवर्नर ने खुलकर अपनी पिछली चर्चाओं में या वार्ताओं में ये नहीं कहा कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी को रोका जाएगा, पर वो ये मान रहे थे कि इन्फ्लेशन पीक आउट हो गई है। पता नहीं इन्फ्लेशन पीक आउट हुई है कि नहीं हुई है। गेहूं की कीमतों में, चावल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जाए, रुपए की कमजोरी के कारण आयात में बढ़ोतरी देखी जाए, अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो अभी इन्फ्लेशन के आंकड़ों पर काफ़ी कुछ और भीतर छिपा है जो हमारे सामने आने वाला है। लेकिन यदि अमेरिका में ब्याज दरों में एक दो और बड़ी बढ़ोतरी 50 बेसिस पॉइंट तक की आती हैं तो फिर भारतीय रिजर्व बैंक को भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी ही होगी। नहीं तो हम फिर उसी व्यवस्था में फंस जाएंगे कि अगर भारत की ब्याज दरें एक सीमा से कम रहीं तो फिर भारतीय शेयर बाजारों में निवेश के जो संभावनाएं, जो लाभ के मौके, वो भी सीमित होते जाएंगे और रुपए की कमजोरी बढ़ती जाएगी। तो रुपए को ताकत देने के लिए, रुपए को एक सीमा से अधिक न गिरने से बचाने के लिए रिजर्व बैंक को इंटरेस्ट रेट के इंस्ट्रूमेंट का या दवा का इस्तेमाल भी करना होगा। तो इसलिए आने वाले समय में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना पूरी तरह से दिखाई देती है। सर, इन सब के बाद महंगाई रुक जाएगी? महंगाई रुकने की संभावना तो कल जेरोम पावल ने भी नहीं कहा। और महंगाई के मामले में एक चीज़ महत्वपूर्ण हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि महंगाई एक बार इन्फ्लेशन जब बढ़ना शुरू होती है तो उसके कम होने की एक पूरी प्रक्रिया है, एक पूरा साइकिल है। अमेरिका में हमने जो पिछला हाई इन्फ्लेशनरी दौर देखा था पाल वोल्कर वाला, 2 साल लगे थे अमेरिका में महंगाई को वापस कम होकर अपने सामान्य स्तर पर आने पर। और इस मामले में अगर भारतीय रिजर्व बैंक के 2 दिन के गवर्नर के 2 दिन पहले के इंटरव्यू को आप करीब से पढ़ें तो वो भी ये नहीं कह रहे हैं कि महंगाई कम हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि 2024 में जाकर हम 4% की महंगाई दर के करीब पहुंच पाएंगे। तो जितने स्पष्ट रूप से केंद्रीय बैंक के बात कह रहे हैं कि महंगाई में कमी इतनी जल्दी संभव नहीं है, और भारत की महंगाई के ऊपर तो और भी कई सारे दबाव हैं जो दबाव शायद दुनिया के अन्य देशों में नहीं है। हम इंपोर्टेड कोल पर डिपेंडेंट हैं, हम इंपोर्टेड ऑयल पर डिपेंडेंट हैं, और अब ये खरीफ की फसल का मौसम खराब रहा है, बारिश कम भी हुई है और बाढ़ भी हुई है, तो उसके जो लैग इफेक्ट हैं वो हमें आने वाले समय में दिखाई देंगे। दूसरी चीज़ है कि भारत में थोक और खुदरा महंगाई के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर है, यानी थोक कीमतें जितनी बढ़ी हैं खुदरा कीमतें उस तुलना में कम बढ़ी हैं। तो वो धीमे धीमे करके जो कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी है वो हमारे आपकी जेब तक तो क्रमशः ट्रैवल करते हुए आएगी भी। तो महंगाई को लेकर अभी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं दुनिया भर के बैंकर्स की भी और आरबीआई गवर्नर की भी। रूस पर आर्थिक प्रतिबंध सख्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रूस के कच्चे तेल के भाव पर कैपिंग के लिए अमेरिका रणनीति तैयार कर रहा है और इसके लिए भारत की सहायता भी चाहता है। अमेरिका चाहता है कि भारत भी उस गठबंधन का हिस्सा बने जो रूसी कच्चे तेल पर भाव कैप करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका में ट्रेजरी विभाग के उप सचिव ने ये बयान दिया और उसकी पुष्टि की कि वो चाहते हैं कि भारत उनके साथ खड़ा हो। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से जब दुनिया भर में कच्चे तेल के भाव आसमान पर थे तब भारत ने रूस से सस्ते में तेल खरीदा था। सर, क्या भारत यहाँ स्टैंड लेगा? क्योंकि अगर हम देखें तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक नहीं, 2 नहीं, कई बार सरकार ने स्पष्ट किया कि हम अपने नागरिकों के हितों की रक्षा कर रहे हैं और सस्ता तेल ले रहे हैं। अब ये दुविधा अगर आ गई सामने कि अमेरिका को चुने या रूस को, तब भारत क्या करेगा? अमेरिका और रूस को चुनने के बजाय भारत के लिए काफ़ी बड़ी दुविधा का मौका है। और यहाँ दिलचस्प होगा देखना कि भारत कूटनीतिक तौर पर इस दबाव को कैसे संभालता है और क्या करता है। अल्टीमेटली पूरी डील सस्ता तेल पाने की है। जब पूरी दुनिया ही रूस के कच्चे तेल को सस्ता करना चाहती है तो भारत की ये मांग तो इससे पूरी हो जाती है कि रूस के तेल की एक कीमत तय कर दी जाएगी, उस कीमत से ऊपर वो तेल नहीं बेच पाएगा। उसके लिए जो दुनिया में तेल वितरण का पूरा तंत्र है जिसमें इंश्योरेंस कंपनियां हैं, शिपिंग कंपनियां हैं, बैंकर्स हैं, उनको काम पर लगाया जाएगा। सौदे ही उस लेवल पर होंगे, उससे ऊपर नहीं होंगे। इससे बाजार में तेल की आपूर्ति तो कम नहीं होगी क्योंकि रूस को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए मिनिमम करेंसी, मिनिमम सप्लाई तो मिलती रहेगी जिससे कि अर्थव्यवस्था चलती रहे और रूस की रिफाइनरीज में और ऑयल प्रोडक्शन होता रहे। लेकिन इस रूस को युद्ध को फिनांस करने के लिए जो अंधाधुंध पैसे मिल रहे थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के कारण, वो ना मिले, ये मुख्य पर्पज है। अब भारत को तय करना होगा कि अगर उसे एक डील चाहिए तो रूस ने वैसे ही अपने यहाँ काफ़ी प्राइस कट किए हैं, बल्कि हाल में हमने मनी सेंट्रल में चर्चा की थी कि रूस और ओपेक देश आमने सामने खड़े हो गए हैं। रूस दुनिया के देशों को और सस्ता कच्चा तेल देने का ऑफर कर रहा है। तो एक तरह से प्राइसिंग के साइड से रूस ने काफ़ी ज़मीन अपने तरह से छोड़ दी है और वो कीमतों को कट करने के लिए तैयार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार के विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यही एक वजह है जिसके कारण अमेरिका का दबाव ज़्यादा प्रभावी होने वाला है कि रूस जब सस्ता कच्चा तेल देने को तैयार है तो कच्चे तेल की कीमतों पर एक कैपिंग की जाए। भारत में को कूटनीतिक तौर पर यह फैसला लेना होगा क्योंकि सस्ता कच्चा तेल रूस से भारत को पहले से ही मिल रहा है। भारत भी उस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद अलग अलग जगह से तेल खरीद रहा है।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज शुभम, इसमें महत्वपूर्ण बात ये देखना होगा कि कैपिंग का प्राइस क्या आता है, किस कीमत पर वो प्राइस कैप की जाती है। अगर वो कीमत $60 पर बैरल के आसपास रखी जाती है तो रूस को के लिए कितना मुनाफा दुनिया के देश छोड़ते हैं। $20 पर बैरल का, $15 पर बैरल का, $40 से $45 पर बैरल की लागत रूस में कच्चे तेल की है, जो दुनिया में सबसे सस्ता कच्चा तेल है उत्पादन की दृष्टि से। हालांकि क्वालिटी के हिसाब से वो ब्रेंट के या अरब का जो क्रूड है उससे थोड़ा कमतर होता है, क्योंकि उसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन ये प्राइसिंग बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के दो अलग अलग स्तर तय कर देगी। एक वो हमें जो ब्रेंट और नाइमेक्स से दिखाई देगा, और एक रशिया का कच्चा तेल एक अलग कीमत पर कैप्ड प्राइस पर पड़ेगा। और ये देखना आपस में हमें आने वाले समय में दिलचस्प होगा कि वो प्राइसिंग कैसे सामने आती है। अब बात पाकिस्तान की। गंभीर आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। राजनीतिक अस्थिरता की वजह से पहले ही पाकिस्तान को राहत पैकेज मिलने में देरी हो रही थी, ऊपर से भयंकर बाढ़ ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। आशंका जताई जा रही है कि अगर पाकिस्तान को जल्द IMF का पैकेज नहीं मिला तो छोटी अवधि में पाकिस्तान कर्ज अदायगी पर डिफॉल्ट की कगार पर पहुंच सकता है। IMF की कार्यकारी बोर्ड आज पाकिस्तान को राहत पैकेज देने पर फैसला लेगा। सर, बाढ़ के बाद, ये प्राकृतिक आपदा के बाद, क्या IMF से जो पैकेज आ रहा है पर्याप्त है पाकिस्तान की दिक्कतें दूर करने के लिए? पाकिस्तान की इस समय दो तरीके की उलझन है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी उलझन है कि जब उसे खर्च कम करना है IMF को संतुष्ट करने के लिए, और अपनी अर्थव्यवस्था का जो कुप्रबंध है या जो उसकी बद इंतजामी है उसे ठीक करने की गारंटी IMF के सामने देनी है। जिस बैठक में IMF पाकिस्तान गया है और जहाँ से उसे 1 बिलियन से लेकर पहले खेप में 1.2 बिलियन और उसके बाद 2 बिलियन की सहायता मिलनी है, वो उस सहायता के बदले पाकिस्तान को खर्च सिकोड़ना है। लेकिन जिस तरीके की बाढ़ आई है, करीब 30 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं, 1000 लोग मरे हैं, उसके बाद पाकिस्तान को नए सिरे से और ज़्यादा पैसा लोक कल्याण के कामों पर सरकार को खर्च करना होगा, चाहे वो बाढ़ राहत के लिए करना हो, अनाज बांटने के लिए करना हो। और पाकिस्तान का बजट अभी इस स्थिति में ऐसा कुछ भी करने की इजाज़त नहीं देता। अब यही वो सबसे बड़ी दुविधा है जिसके कारण पाकिस्तान की IMF के साथ मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई। क्या IMF पाकिस्तान में इस संकट की रोशनी में पाकिस्तान को राजकोषीय घाटा बढ़ाने की शर्तों में ढील देने की इजाज़त देगा, या वो उतनी ही सख्ती बनाकर रखेगा? और उतनी सख्ती बनाकर रखता है तो पाकिस्तान के लोगों के लिए ज़िंदगी और ज़्यादा कठिन हो सकती है। 2-3 अलग जगहों से पाकिस्तान को थोड़ी मदद कतर से, थोड़ी सऊदी अरब से और से मिली है, लेकिन फिर भी अगर ये आखिरी उम्मीद है, अगर ये पैकेज नहीं आया तो फिर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ेगा, जिसकी संभावना भी हमें दिखाई दे रही है। हालांकि अभी पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार थोड़े समय तक की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त है, लेकिन यह आकलन तब आया था शुभम जब पाकिस्तान में बाढ़ नहीं आई थी। बाढ़ के बाद जो नए खर्च और जो नया नुकसान अर्थव्यवस्था को हुआ है उसके भी आर्थिक आकलन होने हैं, और इसने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की स्थिति और ज़्यादा पेचीदा कर दी है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने सुझाव आप जरूर भेजिए हमको। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, आज दिन का एक बड़ी घटना थी रिलायंस की AGM, 45वीं AGM आज कंपनी की हुई। कंपनी ने अपनी विस्तार योजनाओं के बारे में अपने निवेशकों को बताया। एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ। बड़ा अनाउंसमेंट ये हुआ कि रिलायंस ने ये कहा कि अब वो FMCG बिजनेस में भी उतरेंगे। और क्या कहा, और कौन कौन सी बड़ी बातें हैं इस AGM का निवेशकों के लिए क्या मतलब हो सकता है, इस सब पर विस्तार से हमारे मनी 9 टीम के सदस्य संदीप ग्रोवर ने बात की है। आप तत्काल इस वीडियो को मनी 9 के ऐप पर, मनी 9 के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। देखना ना भूलिए। चलते चलते एक बार फिर आपको याद दिला दूं, अगर आपने अब तक मनी 9 का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारी जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी आपका इंतजार कर रही है। फिलहाल दीजिए इजाजत, कल फिर शाम को आऊँगा 7 बजे। नमस्कार।